व्यक्ति ऐसा जिसके नाम अनगिनत उपाधियां हैं। अर्थशास्त्र, व्यापार और विकास जिसकी पहचान है। आर्थिक नीतियों से लेकर सलाहकार, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जिसकी रही पहचान है। सुने डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो भारतीय राजनीति के एक अहम किरदारों में से एक है। इन्हें खास तौर पर अर्थशास्त्र विशेषज्ञ के रूप में पहली बार न्योता मिला था और राजनीति में पहली बार वीपी सिंह की सरकार के दौरान उन्हें वित्त मंत्री का पद दिया गया और तब से मानो वे अपने तजुर्बे से भारत के अर्थव्यवस्था की नीतियों को मजबूत करते चले गए। यह और कोई नहीं बल्कि साल 2004 से साल 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इन्हें विरोधी दलों एवं स्वयं अपने दल से भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, पर फिर भी देश के हित में अपने पोजीशन की अहमियत को बरकरार रखते हुए अपने स्थान में डटे रहे और निस्वार्थपूर्ण अपना काम करते रहे और इस देश की आवाम के लिए काम करते रहे। इन्होंने अपने ज्ञान से देश की राजनीति एवं लेजिस्लेशन को विश्व में एक अलग पहचान दिया। हम चाहे उनकी कितनी भी आलोचनाएं कर लें, पर उनके कार्य को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो फिर चलिए सुनते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रारंभिक जीवन। सिंह का जन्म गुरमुख सिंह और अमृत कौर के साथ 26 सितंबर 1932 को सिख परिवार में पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तभी उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनके नानी ने किया था, जिससे वह बहुत करीब थे। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के अमृतसर आ गया, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद होशियारपुर, पंजाब में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और क्रमशः 1952 और 1954 में अपनी स्नातक की उपाधि और मास्टर की उपाधि प्राप्त की और अपने पूरे शैक्षणिक कैरियर में प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 1957 में सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना इकोनॉमिक्स का ट्रिप पूरा किया। कैम्ब्रिज के बाद सिंह पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षण स्थिति में भारत लौट आए। सन 1960 में वे DPIL के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहां वे नफील्ड कॉलेज के सदस्य बने। उनकी 1962 की डायरेक्ट थीसिस IMD लिटिल का शीर्षक इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 to 1960 एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस था और बाद में उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पर आधारित किताब थी। प्रारंभिक करियर। अपने DPhil को पूरा करने के बाद सिंह भारत लौट आए। वह 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एक पाठक के रूप में कार्य किया और 1963 से 1965 तक वे वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। फिर वे 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास यानी UNCTAD के लिए काम करने चले गए। बाद में उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देने के लिए ललित नारायण मिश्रा द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और 1976 में वह वित्त मंत्रालय में सचिव बने। 1980 से 1982 में वह योजना आयोग में थे और 1982 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन गवर्नर नियुक्त किया गया और वह 1985 तक इस पद पर रहे।
वे 1985 से 1987 तक की योजना आयोग यानी भारत के उपाध्यक्ष बने रहे। योजना आयोग में उनके कार्यकाल के बाद वे दक्षिण आयोग के महासचिव बने एवं एक स्वतंत्र आर्थिक नीति के बतौर 1987 से नवंबर 1990 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड के मुख्यालय में भी काम किया। नवंबर 1990 में सिंह जेनेवा से भारत लौट और वीपी सिंह के कार्यकाल में आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पद पर रहे। मार्च 1991 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना। सिंह ने साल 2005 में मार्क टुली को यानी ब्रिटिश पत्रकार बताया, जिस दिन राव अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को मेरे पास ये कहते हुए भेजा था, पीएम चाहेंगे कि आप वित्त मंत्री बने, गंभीरता से। अंततः उन्होंने अगली सुबह मुझे ट्रैक किया और मांग की कि मैं तैयार हो जाऊं और शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन आऊं। इसी तरह मैंने राजनीति में शुरुआत की, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में। सन 1991 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 8.5% के करीब था। भुगतान घाटे का संतुलन बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3.5% के करीब था। भारत का विदेशी भंडार मुश्किल से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2 सप्ताह के आयात के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। जाहिर है भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस बिंदु पर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से धन की मांग की, जिसने भारत की आर्थिक सहायता करते हुए भारत की आर्थिक नीति के संबंध में कई शर्तें लगाई गईं। वास्तव में IMF निर्धारित नीति का मतलब था कि सर्वव्यापी लाइसेंस राज को समाप्त करना होगा और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में भारत के प्रयास को समाप्त करना होगा। मनमोहन ने पीएम और पार्टी को समझाया कि भारत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। हालांकि पार्टी की रैंक और फाइल ने डिरेगुलेशन का विरोध किया। इसलिए चिदंबरम और मनमोहन ने पार्टी को समझाया कि अगर अर्थव्यवस्था को डिरेगुलेट नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। पार्टी के विघटन के लिए राव ने मनमोहन को भारतीय अर्थव्यवस्था को निष्क्रिय करने की अनुमति दी। इसके बाद सिंह, जो अब तक भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक थे, उन्होंने परमिट राज को खत्म कर दिया और साथ ही अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण को कम कर दिया और आयात करों को भी कम कर दिया। इस प्रकार राव और सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोलने और भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नीतियों को लागू किया। इस प्रक्रिया में लाइसेंस राज को खत्म करने की प्रक्रिया, जिसने निजी व्यवसायों की समृद्धि को बाधित किया, उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रास्ते में खड़ी कई बाधाओं को दूर किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इन सुधारों के बावजूद अन्य क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन न करने के कारण 1996 में राव की सरकार को वोट नहीं दिया गया। भारत की बाजार को अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने वाले सिंह के कार्यों की प्रशंसा में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री पी चिदंबरम में चीन में डेंग श्याओपिंग में भारत के सुधारों में सिंह की भूमिका की तुलना की है। सन 1993 में संसदीय जांच रिपोर्ट के बाद उनके मंत्रालय की आलोचना करते हुए कि उन्होंने 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रतिभूति घोटाले की आशंका जताई गई और इसके तुरंत बाद मनमोहन जी ने अपना इस्तीफा देना चाहा, परंतु प्रधानमंत्री राव ने सिंह के इस्तीफे से इनकार कर दिया। बजाय रिपोर्ट में सीधे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का वादा किया। विरोधी दल के नेता के रूप में सिंह को पहली बार 1991 में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुना गया था।
और फिर सन 1995, सन 2001, सन 2004 और सन 2013 में फिर से निर्वाचित किया गया। सन 1998 से साल 2004 तक जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। सन 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन सीट जीतने में असमर्थ रहे। बतौर प्रधानमंत्री 14वां लोकसभा चुनाव। साल 2004 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में एकमात्र सबसे बड़ी सीटों के साथ राजनीतिक पार्टी बनकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का गठन किया और सरकार बनाने का दावा किया। एक आश्चर्यजनक कदम में चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को एक टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री के लिए यूपीए उम्मीदवार घोषित किया। इस तथ्य के बावजूद कि सिंह ने कभी भी लोकसभा सीट नहीं जीती थी, बीबीसी के अनुसार मनमोहन सिंह एक वरिष्ठ एवं साफ सुथरे राजनीतिक विशेषज्ञ थे और उन्हें प्रधानमंत्री के पद में बैठाने से गठबंधन की सरकार को संभाला जा सकता था। यह सोनिया गांधी के विचार थे। उन्होंने 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अर्थशास्त्र नीतियां। सन 1991 में सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में भारत को लाइसेंस राज से मुक्त कर दिया था। धीमी आर्थिक वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था में दशकों से चल रहे भ्रष्टाचार का स्रोत भी कम करने में सक्षम हुए थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया ताकि यह नाटकीय रूप से विकास को गति दे सके। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सिंह ने भारतीय बाजार में विकास को प्रोत्साहित करना जारी रखा। इन मामलों में व्यापक सफलता मिली। सिंह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ एक ऐसी अवधि की अध्यक्षता कर चुके हैं जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 9% आर्थिक विकास दर के साथ बढ़ी है। साल 2007 में भारत ने अपनी 9% की उच्चतम जीडीपी विकास दर हासिल की और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। सिंह की सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज और राजमार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखा है, जो वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सिंह बैंकिंग और वित्तीय यानी फाइनेंशियल क्षेत्रों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सुधार पर भी काम करते रहे। वित्त मंत्रालय किसानों को उनके ऋण से मुक्त करने की दिशा में काम कर रहा था और उद्योग समर्थक नीतियों के लिए काम करने लगा। साल 2005 में सिंह की सरकार ने बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की। साल 2007 और साल 2008 की शुरुआत में मुद्रास्फीति की वैश्विक समस्या ने भारत को प्रभावित किया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा। साल 2005 में प्रधानमंत्री सिंह और उनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, जिसने 5 मिलियन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एकत्र किया गया। इस ग्रामीण स्वास्थ्य पहल की अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने प्रशंसा की। साल 2006 में उनकी सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM और अन्य उच्च शिक्षा के लिए अन्य केंद्रीय संस्थानों में से 27% सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को लागू किया। 8 और IIT आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में खोले गए। सिंह सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी जारी रखा। इस कार्यक्रम में पूरे भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरुआत और सुधार और अशिक्षा से लड़ने के लिए स्कूलों को खोलना शामिल है।
सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स। सिंह की सरकार गैर कानूनी गतिविधियों यानी रोकथाम अधिनियम UAPA में संशोधन के साथ आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करने में सहायक रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत NIA की नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद बनाई गई थी, क्योंकि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता थी। इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 2009 में की गई थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। सिंह के प्रशासन ने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किया, लेकिन सफलता की कुछ अवधि के बाद साल 2009 में कश्मीर में उग्रवाद, घुसपैठ और आतंकवाद बढ़ गया। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में सिंह प्रशासन आतंकवाद को कम करने में सफल रहे। लेजिस्लेशन। साल 2005 में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा और सूचना का अधिकार कानून यानी RTI संसद द्वारा पारित किए गए थे, जबकि नरेगा की प्रभावशीलता विभिन्न क्षेत्रों में सफल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में RTI अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। विधवाओं, गर्भवती महिलाओं और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भी नए नकद लाभ भी पेश किए गए थे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम साल 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 29 अगस्त 2013 को लोकसभा यानी भारतीय संसद के निचले सदन और 4 सितंबर 2013 को राज्यसभा यानी भारतीय संसद के ऊपरी सदन में पारित किया गया था। इस बिल को 27 सितंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। 4 अगस्त 2009 को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत हर बच्चे को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए 135 देशों में से एक बन गया। विदेश नीतियां। मनमोहन सिंह ने व्यावहारिक विदेश नीति को जारी रखा है, जो PV नरसिम्हा राव और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी रखा था। सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया को जारी रखा था। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान ने उनके कार्यकाल को उजागर किया है। सिंह के कार्यकाल के दौरान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के प्रयास भी किए गए थे। नवंबर 2006 में चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद जनवरी साल 2008 में सिंह की बीजिंग यात्रा हुई थी। चीन में 4 दशकों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद सिनो भारतीय संबंधों में एक बड़ा विकास साल 2006 में नाथुला दर्रे को फिर से खोला गया। 2010 तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहे। अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भी काफी सुधार हुए थे। भारत अब अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता बन गया है। अगस्त 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की नई दिल्ली यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह ने अधिक स्कूलों, स्वास्थ्य क्लिनिकों, बुनियादी ढांचे और रक्षा के विकास के लिए अफगानिस्तान को सहायता पैकेज बढ़ाया था। सिंह के नेतृत्व में भारत अफगानिस्तान में अकेले सबसे बड़े सहायता दाताओं में से एक के रूप में उभर कर आए थे। सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों की दिशा में भी काम किया।
उन्होंने जुलाई 2005 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करते हुए अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद मार्च 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भारत की सफल यात्रा हुई, जिसके दौरान परमाणु समझौते पर घोषणा की गई, जिससे भारत को अमेरिकी परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की गई, जबकि भारत को अपने नागरिक परमाणु रिएक्टरों के IAEA निरीक्षण की अनुमति देनी थी। अधिक बातचीत के लिए 2 साल से अधिक समय के बाद IAEA परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन के बाद भारत और अमेरिका ने 10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी के साथ भारत के प्रतिनिधित्व के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान सिंह की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह यात्रा नवंबर 2009 में हुई और व्यापार और परमाणु ऊर्जा सहित कई चर्चाएं हुए थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों में भी सुधार आए थे। ईरान के साथ संबंध भी दुरुस्त हुए और ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पर बातचीत भी हुई। नई दिल्ली ने अप्रैल 2006 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 15 अफ्रीकी राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। अन्य विकासशील देशों, विशेष रूप से ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों में भी सुधार हुए थे। सिंह ने साल 2003 में ब्राजीलिया घोषणा के बाद स्थापित की गई गति को आगे बढ़ाया और IBS से संवाद मंच का गठन किया गया। सिंह की सरकार भी विशेष रूप से इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने के लिए उत्सुक रही थी। साल 2003 के बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे में महत्वपूर्ण निवेश किए थे और इजराइल अब रूस को भारत का रक्षा भागीदार बनने के लिए प्रतिद्वंदी करता है। हालांकि भारत और रूस के बीच कुछ कूटनीतिक गड़बड़ियां रही हैं। विशेष रूप से भारत को दिए जाने वाले कई रूसी हथियारों की देरी और मूल्य वृद्धि पर दोनों के बीच संबंध भारत और रूस के बीच मजबूत बने हुए हैं, ताकि रक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सके, साथ ही परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग भी मिल सके। 15वां लोकसभा चुनाव। भारत में 15 अप्रैल 2009 और 13 मई 2009 के बीच 5 चरणों में 15वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए। चुनाव के परिणाम 16 मई 2009 को घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA को उस समय की सरकार के तहत नई सरकार बनाने में मदद की, जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली प्रधानमंत्री बने, जिसने दूसरी दफा लगातार जीत हासिल की। पूरे 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी सदन के 543 सदस्यों में से 322 सदस्यों के समर्थन के साथ एक आरामदायक बहुमत लाने में सक्षम थे। इनमें UPA और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, समाजवादी पार्टी सपा, जनता दल यानी सेक्युलर, जद एस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद और अन्य छोटी पार्टियों के बाहरी समर्थन शामिल थे। 22 मई 2009 को मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। यह भारतीय आम चुनाव का आज तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था, जिसमें 714 मिलियन मतदाताएं थे। CAG द्वारा भारत की संसद में दायर 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोली प्रक्रिया के बिना कुछ निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक के आवंटन के कारण 2005 और 2009 के बीच राष्ट्र को 1.85 ट्रिलियन लघु पैमाने का अनुमानित नुकसान हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह थे भारत के कोयला मंत्री। मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2013 में एक संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जब 2G मामले में कथित संलिप्तता के लिए JPC के एक सदस्य यशवंत सिन्हा को बुलाया गया था। 16वां लोकसभा चुनाव।
सिंह ने 16वीं लोकसभा के लिए 2014 के आम चुनाव नहीं लड़ा और 17 मई 2014 को अपने कार्यकाल के अंत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 25 मई 2014 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सार्वजनिक छवि। द इंडिपेंडेंट ने सिंह को दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक और असामान्य शालीनता और अनुग्रह आदमी के रूप में वर्णित किया। खुशवंत सिंह ने भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में सिंह की सराहना की, यहाँ तक कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक रेटिंग दी। उन्होंने अपनी पुस्तक एब्सोल्यूट खुशवंत द लो डाउन ऑन लाइफ डेथ और अधिकांश चीजों में एक घटना का उल्लेख भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा 1999 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सिंह ने तुरंत 2 लाख रुपए यानी $2800 वापस कर दिए, जो उन्होंने लेखक से उधार लिए थे टैक्सी किराए पर लेने के लिए। खुशवंत सिंह ने उन्हें ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बताते हुए कहा, जब लोग ईमानदारी की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा उदाहरण वह आदमी है जो देश के सर्वोच्च पद पर काबिज है। 2010 में न्यूजर्सी पत्रिका ने उन्हें एक विश्व नेता के रूप में मान्यता दी, जिन्हें अन्य प्रमुखों द्वारा सम्मानित किया जाता है। उन्हें नेता अन्य नेताओं के प्यार के रूप में वर्णित करते हैं। लेख उद्धृत मोहम्मद अल-बरदेई ने टिप्पणी की है कि सिंह सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि अच्छे राजनीति के मॉडल हैं। सिंह ने साल 2010 में हेनरी किसिंजर में विश्व स्टेट्समैन पुरस्कार प्राप्त किए। मनमोहन सिंह को 2010 में फोर्ब्स रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 18वें स्थान पर रखा गया था। फोर्ब्स पत्रिका ने सिंह को नेहरू के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ग्रेग शेरिटन ने सिंह की एशियाई इतिहास के महानतम राजनेताओं में से एक के रूप में प्रशंसा की। सिंह को बाद में साल 2012 और साल 2013 में फोर्ब्स की सूची में 19 और 28वें स्थान पर रखा गया था। टाइम मैगजीन के एशिया संस्करण ने अपने साप्ताहिक मैगजीन के कवर पर टिप्पणी की कि सिंह एक अंडर अचीवर थे। इसमें कहा गया है कि सिंह सुधारों पर अपनी गर्दन को बाहर निकालने के लिए अनिच्छुक दिखाई देते हैं, जो देश को कभी विकास के पथ पर वापस नहीं ला पाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने इन आरोपों का खंडन किया। यूपीए के सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने पत्रिका के बयानों के साथ मुद्दा उठाया। सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए परियोजनाएं अच्छी तरह से कर रही थी और पूछा, अमेरिका क्या कहेगा कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था बिखर गई है। लाल कृष्ण आडवाणी सहित राजनीतिक विरोधियों ने दावा किया है कि सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे। आडवाणी ने घोषणा की वह कमजोर है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहता हूं जो 10 जनपद को निर्देश देने तक अपने फैसले नहीं ले सकता। स्वतंत्र ने यह भी दावा किया कि सिंह के पास वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं थी। साल 2009 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से सिंह की सार्वजनिक छवि उनकी गठबंधन सरकार के साथ खराब हो गई थी। विपक्ष ने 2G स्पेक्ट्रम मामले और भारतीय कोयला आवंटन घोटाले में उनकी कथित निष्क्रियता और अभद्रता के लिए उनके इस्तीफे की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सांसद गुरदास दास गुप्ता ने मनमोहन सिंह पर कर्तव्य परायणता का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह PM 2G दूरसंचार लाइसेंसों के वितरण में अनियमितताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट द्वारा PJ थॉमस को CVC प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई थी, जबकि पामोलिन तेल आयात घोटाले में उसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। मनमोहन सिंह इस मामले पर चुप रहने के लिए कड़ी आलोचनाओं के घेरे में रहे। एक समझौते द्वारा इसरो को बिना किसी बोली के S बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति देने के लिए सिंह की आलोचना की गई थी। यह समझौता एक निजी फर्म और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन देवास मल्टीमीडिया इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के बीच था।
उन्हें मोटे तौर पर राहुल गांधी के लिए सीट वार्मर की भूमिका स्वीकार करने के रूप में देखा जाने लगा और इस विषय पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। परिवार और निजी जीवन। 1958 में सिंह ने गुरशरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। उपिंदर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, जिनमें प्राचीन दिल्ली 1999 और प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 2008 शामिल है। दमन सिंह सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के स्नातक हैं और द लास्ट फ्रंटियर के लेखक हैं। अमृत सिंह एक कर्मचारी वकील हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के अशोक पटनायक 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दामाद हैं, जिन्हें साल 2016 में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नेट ग्रिड के सीईओ नियुक्त किया गया था। सिंह की कई कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई है, जिनमें से सबसे हालिया जनवरी 2009 में हुई थी। पुरस्कार एवं सम्मान। मार्च 1983 में पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया और 2009 में उनके अर्थशास्त्र विभाग में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुर्सी बनाई। 2009 में अल्बर्टा विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें जुलाई 2005 में सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया और अक्टूबर 2006 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भी उसी सम्मान के साथ पालन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह छात्रवृत्ति के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज ने उन्हें पीएचडी छात्रवृत्ति का नाम देकर सम्मानित किया। 2008 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया और बाद में उस वर्ष उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें किंग साउथ विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 2013 में उन्हें मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस द्वारा डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बोलोग्ना विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। अंततः इस महापुरुष के बारे में हम कितनी भी आलोचनाएं कर लें, परंतु वह कभी इन आलोचनाओं से रुके नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते रहे। अपनी पार्टी से मदद न मिलने के बाद भी सारी जिम्मेदारी बतौर प्रधानमंत्री अपने ऊपर लेते रहे और स्वार्थहीन तरीके से इस देश की आवाम की खातिर अपना काम करते हैं। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए देश के हित में काम किया है और शिक्षा की अहमियत पूरे देश को दी है।